विश्वकर्मा इंजीनियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यह वीडियो मार्किंग टेबल और लेआउट टूल से लिया गया है। यह दूसरा वीडियो है। हमारा पहला वीडियो डाल दिया है, कृपया आपने नहीं देखा हो तो कृपया उसको आप देख लें। और यह दूसरा वीडियो है और आज हम मार्किंग टेबल और लेआउट टूल से संबंधित कुछ MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इसरो या रेलवे ALP में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा। और यह वीडियो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के छात्रों के लिए है जो ITI कर रहे हैं या कर चुके हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज होने वाली है, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया रफ कास्टिंग व फोर्जिंग के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया रफ कास्टिंग व फोर्जिंग के लिए उपयुक्त है। तो हमारे ऑप्शन है व्हाइट वॉश, कॉपर सल्फेट, पर्शियन ब्लू या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, तो इसमें से आप आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा होगा। तो हमारा इसमें आंसर होगा व्हाइट वॉश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जेनी कैलिपर की एक लेग सीधी तथा दूसरी लेग किस रेडियस से मुड़ी हुई होती है। एक बार फिर से समझते हैं। जेनी कैलिपर, इसमें जेनी कैलिपर की बात हो रही है। तो जेनी कैलिपर की एक लेग सीधी तथा दूसरी जो लेग है वह रेडियस में मुड़ी होती है। तो यह कितने mm में मुड़ी होती है। तो हमारे ऑप्शन है 2 से 3 mm में, 4 से 6 mm में, 6 से 12 mm में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका हमारा जो आंसर होगा वह होगा 6 से 12 mm में। कुछ बुकों में इससे कम भी लिखा है, मगर मैक्सिमम यदि हम देखें तो 6 से 12, इसके अंदर भी जो भी आएगा वो सही रहेगा, यानी 6 से 12 जो मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग टर्मिनल का नहीं है। तो जैसा कि आप टर्मिनल के बारे में जानते होंगे दोस्तों, तो इसमें वही पूछा गया है कि टर्मिनल का कौन सा भाग नहीं है। तो आपके ऑप्शन है बीम बार या टर्मिनल बार, स्लाइडिंग हेड, स्क्राइबर या पॉइंट या बेस। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, ये जो बेस है ना, बेस टर्मिनल में नहीं होता है। ये हम इस पे टिक कर देते हैं। ये बेस ये हमारा टर्मिनल में नहीं होता है। ठीक है, बीम बार या टर्मिनल बार ये तो होता है। स्क्राइबिंग हेड ये भी होता है।
स्लाइडिंग हेड ये भी होता है, स्क्राइबर या पॉइंट ये भी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो अभी भी एक बार वो कर चुके हैं कि जेनी कैलिपर की एक लेग सीधी तो दूसरी लेग किस रेडियस में मुड़ी होती है। तो इसका आंसर अभी बताया था हमने, ये होता है 6 से 12 डिग्री। कितना होता है? 6 से 12 डिग्री। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मगर ये रिपीट हो गया है फिर से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रिलिंग करने से पहले ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए निम्न में से किस पंच का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बल्कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आ चुका है और इसरो में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो हमारे ऑप्शन है सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच और वेल पंच। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा हमारा सेंटर पंच, ये वाला सेंटर पंच। सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिलिंग करने से पहले, जो ड्रिल होता है ना, जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल के जो पॉइंट को स्थान देने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु चादर या सीट मेटल कार्य के लिए प्रयोग होने वाला पंच। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। धातु चादर या सीट मेटल कार्य के लिए प्रयोग होने वाला जो पंच है वह कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है डॉट पंच, बेल पंच, सॉलिड पंच या सेंटर पंच। तो दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हमारा, होगा ये होगा सॉलिड पंच, सॉलिड पंच। ठीक है दोस्तों, धातु चादर या सीट मेटल कार्य के लिए प्रयोग होने वाला पंच कौन सा है? सॉलिड पंच है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बेंड स्क्राइबर का एक सिरा सीधा नुकीला तथा दूसरा सिरा कितने डिग्री के कोण पर मुड़ा होता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो जो डाला था उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक बार हमने फिर से इस क्वेश्चन को लिया है। तो आपके पास में ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या 90 डिग्री। दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना? ये होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा। और जैसा कि हम देखें, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर को जॉब की सतह से कितनी डिग्री के कोण पर रखा जाता है। जब हम मार्किंग करते हैं, मार्किंग करते समय हम लाइन स्क्राइब करते हैं, डायमेंशन के साथ में लाइन स्क्राइब करते हैं किसी जॉब पर, तो उन्होंने यही बोला है कि स्क्राइबर को जॉब की सतह पर वो कितनी डिग्री पर होता है। तो हमारे ऑप्शन है 10 डिग्री पर होता है, 20 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है या 45 डिग्री पर होता है। इनमें से हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 30 डिग्री पर होता है। 30। लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर को जॉब की सतह से कितनी डिग्री के कोण पर रखा जाता है? 30 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये।
बड़े वृत्त या चौप की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़े वृत्त या चौप की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बेन डिस्क्राइबर, डिवाइडर, ट्रेमल या बेवल प्रोटेक्टर। तो इसमें हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो होगा दोस्तों, हमारा होगा ट्रेमल। ट्रेमल का प्रयोग बड़े वृत्त और उनका चाप लगाने के लिए मार्किंग में किया जाता है। ट्रेमल का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोण प्लेट के अमशीनीकृत हिस्से में रीप्स बनाने का प्रयोजन खाली स्थान है। किसी कोण प्लेट या एंगल प्लेट के अमशीनीकृत हिस्से में रीप्स बनाने का प्रयोजन खाली स्थान है। तो हमारे ऑप्शन है, प्रयोग में आसानी, निर्माण में सुविधाजनक, मशीन पर लगाते समय क्लैंपिंग या दृढ़ता के लिए एवं विकृति रोकने के लिए। दोस्तों इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, दृढ़ता के लिए एवं विकृति रोकने के लिए। किसी कोण प्लेट में उसके पीछे साइड में जो रीप्स बने होते हैं, तो वह उनका जो कार्य होता है वह दृढ़ता के लिए एवं विकृति रोकने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्किंग हैमर का वजन 250 ग्राम का होता है, तो इसके हैंडल की लंबाई होगी। तो हमारे ऑप्शन है 300 मिलीमीटर, 350 मिलीमीटर, 162.5 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा गा, 162.5 मिलीमीटर होगा हैंडल की लंबाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये मार्किंग से है, जो क्वेश्चन है मार्किंग से है, सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करना चाहिए। सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है, फिनिशिंग किए जॉब पर मार्किंग के लिए, टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉबों के लिए, बहु उत्पादन में जॉबों की मार्किंग के लिए, या जॉब की दो संलग्न भुजाओं को 90 डिग्री कोण पर तैयार करने के लिए। तो हमारा जो इसका आंसर जो रहेगा वह कौन सा होगा, वो होगा टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉबों के लिए। जो सेंटर लाइन जो विधि या मेथड जो उपयोग करते हैं मार्किंग में, तो वह जो टेढ़े मेढ़े जॉब होते हैं उनके लिए, उन जो टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉब होते हैं उनकी मार्किंग के लिए हम सेंटर लाइन विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या क्वेश्चन कुछ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे जल्दी सूखने वाला जो मार्किंग मीडिया है कौन सा है, कॉपर सल्फेट है, प्रेसियन ब्लू है, सेल्यूलोज लैकर है या व्हाइट वॉश है। तो हमारा ऑप्शन होगा सेल्यूलोज लैकर। सबसे जल्दी सूखने वाला जो मार्किंग मीडिया होता है वह होता है सेल्यूलोज लैकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी ब्लॉक 50/5
से 40 का प्रयोग निम्न व्यास के वर्कपीस को थामे रखने के लिए किया जाता है। इसमें बी ब्लॉक के बारे में पूछा गया है कि बी ब्लॉक में जो व्यास होते हैं तो वह जो उसको पकड़े रहते हैं बी ब्लॉक में, तो वह कितनी साइज से कितनी साइज तक का पकड़ सकते हैं हम। तो इसमें व्यास दिया 50 mm तक, व्यास दिया 5 mm से 50 mm तक, 40 mm तक या 5 mm से 40 mm तक। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये अभी जस्ट इसरो के क्वेश्चन इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है, बल्कि थोड़ा उन्होंने मॉडिफाइड किया था इसको, मगर था वो ऐसे ही। तो हमारा इसका आंसर होगा कितना, ये होगा हमारा 5 से 40 mm तक, ये वाला गा 5 mm से 40 mm तक के व्यास वाले रॉड हो या व्यास के बी ब्लॉक थामे रखेगा, यानी पकड़ के रखेगा। उतने साइज के हम जॉब की मार्किंग कर सकते हैं बी ब्लॉक पर रखकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डिवाइडर का आकार निम्न में से विनिर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन है पूर्ण रूप से खोलने पर दोनों नोकों के बीच की दूरी, दोनों पैरों की कुल लंबाई, चल या पिवट और नोक के बीच की दूरी, या पैरों की लंबाई बिना नोक के। चलिए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। एक डिवाइडर का आकार निम्न में से निर्दिष्ट किया जाता है। तो हमारा इसका आंसर होगा ये, चल या पिवट और नोक के बीच की दूरी से। चल या पिवट और नोक के बीच की दूरी से डिवाइडर के आकार को निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये आपको समझ में ना आए तो मैं एक बार रिपीट करके अच्छे से बता देता हूँ। फोर्जिंग कार्य में पूर्व से पंच किए छिद्र को बड़ा करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? फोर्जिंग कार्य में पूर्व से पंच किए छिद्र को बड़ा करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पंच का, ड्रिफ्ट का, फोर्क का या निहाई या एनविल का। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा क्या, जल्दी बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा हमारा ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, ये ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग कार्य में पूर्व से पंच किए क्षेत्र को बड़ा करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो ड्रिफ्ट का किया जाता है। किसका? ड्रिफ्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के बेस के सामने वाले सिरे पर एक भी ग्रुप बना होता है क्योंकि? यूनिवर्सल सरफेस गेज के बेस के सामने वाले सिरे पर एक भी ग्रुप बना होता है क्योंकि? ऑप्शन है हमारे बेस से नीचे मार्किंग करते समय स्पेंडल को स्थान देने के लिए, आसानी से मशीनिंग करने के लिए, जॉब पर लाइन साफ दिखाई देने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा वो होगा इनमें से बेस के नीचे मार्किंग करते समय स्पेंडल को स्थान देने के लिए, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। बेस के नीचे मार्किंग करते समय स्पेंडल को स्थान देने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, कृपया ध्यान से पढ़ें और समझें इसको, क्योंकि मैं वैसे भी अच्छे से बताता जा रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूज भी ना हो और आपको याद हो जाए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल प्लेट सतह व भुजाएं सतह किस कोण पर बनी होती हैं। एंगल प्लेट की जो सतह या भुजाएं होती है वह सतह किस कोण पर बनी होती हैं। 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर या 45 डिग्री पर। तो हमारा इसका जवाब होगा, वो होगा 90 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, हाँ भाई, ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरफेस प्लेट के फेस पर बने हाई स्पॉट को निम्न द्वारा फिनिश किया जाता है। सरफेस प्लेट के फेस पर बने हाई स्पॉट को निम्न द्वारा फिनिश किया जाता है। चीजल के द्वारा, हाफ राउंड फाइल के द्वारा, स्क्राइबर के द्वारा या स्क्रैपर के द्वारा। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। इसका जवाब होगा हमारा स्क्रैपर, स्क्रैपर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑरलेग कैलीपर की एक टांग सीधी तथा दूसरी टांग मुड़ी होती है। ये बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है सर। क्या बोल रहा है, ऑरलेग कैलीपर के बारे में पूछा है कि उसकी एक जो टांग होती है वह सीधी होती है, तो दूसरी टांग के बारे में पूछा है दूसरी टांग कितने डिग्री कोण पर मुड़ी होती है। 45 डिग्री कोण पर अंदर की ओर मुड़ी होती है, 45 डिग्री कोण पर बाहर की ओर मुड़ी होती है, 30 डिग्री कोण पर अंदर की ओर मुड़ी होती है, या 90 डिग्री की कोण अंदर की ओर मुड़ी होती है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा हमारा का, ये वाला 45 डिग्री कोण पर अंदर की ओर मुड़ी होती है। 45 डिग्री कोण पर अंदर की ओर मुड़ी होती है। और लेग कैलीपर की एक जो टांग होती है वह सीधी होती है और दूसरी जो टांग होती है वह 45 डिग्री कोण पर अंदर की ओर मुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मार्किंग की विधि नहीं है। इसमें पूछा गया कि मार्किंग की ऐसी कौन सी विधि है जो इन ऑप्शन में से नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा डॉटम लाइन विधि, सेंटर लाइन विधि, टेम्पलेट विधि या प्रोटेक्टर विधि। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा प्रोटेक्टर विधि। यह मार्किंग की विधि नहीं है, बल्कि डॉटम लाइन विधि है, सेंटर लाइन विधि है और टेम्पलेट विधि है। यदि इनके बारे में और यदि जानकारी चाहिए तो हमारा जो पहला वीडियो है उसको देख लें दोस्तों, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है और बताया है। ठीक है दोस्तों, कृपया यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। और यदि आपको इसमें जो भी हो आप बताएं, और आगे की जो सीरीज रहेगी वो हमारी लेथ मशीन और उसके उपसाधन से रहेगा, जो कि हम बहुत ही जल्दी इस पर वीडियो बनाएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।